हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आने वाली जो परीक्षाएं हैं, डीएसएसबी की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा या फिर केंद्र की जो भी परीक्षाएं हैं टीचर एग्जाम से संबंधित, तो वहाँ एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी। नई शिक्षा नीति, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। देखिए, शुरुआत करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन जून 2017 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की थी, जो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, और इनकी अध्यक्षता में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा प्रारूप समिति का गठन किया गया और एमएचआरडी मंत्री को रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंपी गई। इसका उद्देश्य था कि देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म यानी पारदर्शिता लाना इसका क्या था, उद्देश्य था इस प्रारूप समिति का। आगे हम बात करें कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 को 2020 को दी गई। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 21वीं सदी की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। यह नीति 2030 के सतत विकास एजेंडा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सतत विकास एजेंडा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुड़ी हुई है, जो भारत सरकार का एजेंडा है कि सभी जो विकासात्मक कार्य हैं 2030 तक हमारे चलेंगे, तो उसके तहत इस नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य स्तंभ, 5 मुख्य स्तंभ हैं, याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है पहुंच, दूसरा है समता, तीसरा है गुणवत्ता, चौथा है वहनीयता और पांचवा है जवाबदेहिता। पहला कौन सा है? पहुंच, दूसरा है समता, तीसरा है गुणवत्ता, चौथा है वहनीयता और पांचवा है जवाबदेहिता। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी से 12वीं तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्री प्राइमरी से 12वीं तक, यानी जो नर्सरी वाली कक्षा है उससे लेकर 12वीं तक, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। देखिए, सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ यह है कि इन क्लास के लिए इस एज तक के जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं, उन समस्त बच्चों का नामांकन स्कूलों में कराना है, चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों। इसमें स्कूल व्यवस्था में 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, यानी कि जिस बच्चे की एज 3 से 8 साल है 5 ईयर, और 8 to 11 3 ईयर, 11 to 14 3 ईयर और 14 to 18 4 ईयर वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाया गया है। 53-34, याद रखना, 53-34, यानी कि पहले चरण में 5 ईयर, दूसरे में 3 ईयर, तीसरे में 3 ईयर और चौथे में 4 ईयर व्यवस्था को। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी परीक्षाएं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इस पूरे टॉपिक को आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ें। आगे हम बात करें कि नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग को भी शामिल किया गया है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को, ध्यान देना, 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्य धारा में लाने के लिए कितने बच्चों को लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। एनसीईआरटी 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPFECCE विकसित करेगा। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसको भी आप याद रखें। आगे हम बात करें, देखिए एमएचआरडी, वर्तमान में एमएचआरडी का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो एमएचआरडी द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता और न्यूमरेसी, संख्यात्मक ज्ञान के मद्देनजर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्थापित किया जाएगा, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मिशन। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मिशन। इस नीति में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का
जिक्र किया गया है। ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पहले जैसी रहेंगी। तो यानी कि जो 5वीं का बोर्ड था और तीसरी क्लास का बोर्ड है तो उसको और 8वीं क्लास के बोर्ड को जो है वो फिलहाल समाप्त कर दिया जाएगा और 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं फिलहाल के लिए वैसी ही बनी रहेंगी। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख का विकास किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। परख की फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी। तो परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी। शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक मोड की बात एवं विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना। हम बात करते हैं इस नीति में गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूह के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की चर्चा की गई है। नीति में गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूह के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की चर्चा की गई है। वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षाओं में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना इसका क्या है लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखें। वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना इसका क्या रखा गया है लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। IIT और IIM की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मीरूस की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध संस्कृति और शोध साक्षरता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का क्या किया जाएगा गठन किया जाएगा। आगे हम बात करें संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। लीगल एजुकेशन से मतलब है लॉ एजुकेशन की बात की गई है। इम्पोर्टेंट बात की तथ्यों के बारे में बात करें, डिजिटल लर्निंग के मद्देनजर नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF का गठन होगा। पाली फारसी प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थानों की क्या होगी स्थापना होगी। और इस नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। अन्य की बात करें हम, देखिए इस नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या करेंगे मिलकर काम करेंगे। इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं। GDP का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 6% एजुकेशन पर खर्च होगा। 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस एजुकेशन पॉलिसी की, 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। 5वीं तक पढ़ाई किस में होगी? मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। विदेशी भाषा को 4th भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विदेशी भाषा 4थी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। क्लास 9th से विषय चुनने की छूट होगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। छात्रों को पौष्टिक नाश्ते का सुझाव दिया गया है MDM में। और स्नातक कोर्स 3 या 4 वर्ष का होगा। पहले वर्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे वर्ष डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे वर्ष डिग्री दी जाएगी, चौथे वर्ष डिग्री प्लस शोध की बात की जाएगी। यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 वर्ष का किया है वह आगे PhD कर सकते हैं। और इस शिक्षा नीति के अनुसार PhD और MPhil की बाध्यता को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का इस नई शिक्षा नीति के तहत गठन किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सभी स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो भी सेंट्रल के एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो PGT के कोई सा भी एग्जाम है, KBS का है, NBS का है, या फिर आपका EMRS का है, या CTET का एग्जाम है, या दिल्ली की कोई DSSB की परीक्षा है, तो सेंट्रल एग्जाम में और जो आपके टेट एग्जाम है, चाहे वो CTET एग्जाम है, चाहे वो UP टेट है, चाहे वो रीट एग्जाम है, या कोई अन्य टेट है, तो उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछे जा रहे हैं। तो
इसको आप ज़रूर याद रखें और यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।